हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो चाइना के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाई गई है G7 के द्वारा, G7 ने ये कहा है कि अगर हम चाइना को देखते हैं, वी आर डी रिस्किंग एंड नॉट डी कपलिंग चाइना। अब डी रिस्किंग क्या है, डी कपलिंग क्या होता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली आपको पता है हिरोशिमा जापान में G7 समिट हो रहा है और वहां पर यही देखा गया है कि द G7 कंट्रीज दे आर सेइंग दैट दे आर यूनाइटेड in Ukraine, they are united against China and they are unitedly fighting against climate change. यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो चाइना के अगेंस्ट इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर यहाँ पर G7 कंट्रीज अगेंस्ट हैं चाइना के, तो ये इंडिया के लिए एक बेनिफिशियल बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम भी कंटेनमेंट करना चाहते हैं किसकी, चाइना की। राइजिंग चाइना आपको देखने को मिलता है इन दी पैसिफिक रीजन एज वेल एज इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया के लिए भी चाइना एक कंटेंडर की तरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर यही देखा जाएगा कि जो G7 की स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट चाइना, उसमें इंडिया का क्या रोल है और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों था। इन अ recent meeting that was held in Japan, the term being used in the statements to describe the G7 countries' stance towards China on economic matters. They are saying कि हमारी जो निर्भरता थी, मतलब जो हमारी डिपेंडेंस थी, वो किस पे ज़्यादा थी, वो किस पे थी, दैट इज़ चाइना। बट कोविड-19 जब हुआ तो हमें पता चला कि ये जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स में हम क्या कर सकते हैं, चाइना पे निर्भरता कम कर सकते हैं। वी आर डी रिस्किंग, जिससे कि हम डाइवर्सिफाई कर पाएं अपनी सप्लाई चेन मैकेनिज्म को, जिससे कि कभी कोई पैंडेमिक आता है या फिर कोई दुविधा आती है तो हम चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें। राइट, इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक मैटर्स को देखते हुए यहाँ पर ये टेक्निक अपनाई गई है। जस्ट अ सेकेंड। Okay, we'll move to further. The US president has previously stated that G7 is not looking to decouple from China but looking to de-risk and diversify their relationship with China. यहाँ पर हम decouple करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अभी हम टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे कि decouple का मतलब क्या होता है, de-risking का मतलब क्या होता है। They are just saying कि चाइना को हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा निर्भर, डिपेंडेंट ना रहें किस पे, चाइना पे। राइट, फॉर दी इकोनॉमिक मैटर्स। अब आपको पता है जब कोविड-19 हुआ था तो सारी दुनिया की सप्लाई चेन जो भी मैकेनिज्म्स थे उसमें आपको डिसरप्शन देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि मेजर कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दी रॉ मटेरियल्स और यू कैन से दी मैन्युफैक्चरिंग। राइट, यहाँ पर क्या है, बहुत से इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे। अगर आपको याद हो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव। वो रेजिलियंस इनिशिएटिव में भी यही कहा गया था कि जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंस है चाइना पे, वो हमें धीरे धीरे करके कम करनी पड़ी। राइट, दैट इज वाई दे आर सेइंग कि हम डीकपल नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है हम चाइना को बिल्कुल उनसे डीलिंग करना ही नहीं चाहते, बट यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमिक मैटर्स को डी रिस्क करना चाहते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें किस पे, चाइना पे। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। डी रिस्किंग का मतलब समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट डिस्क्राइब्स डी रिस्किंग एज द फिनोमिना ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस terminating or restricting business relationships with the clients. अब यहाँ पर क्लाइंट कौन है, दैट इज चाइना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसको हम डीकपल नहीं करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर बिल्कुल टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं हम अपने रिलेशंस, लेकिन वी वांट टू डी रिस्क इट। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। जिससे कि हम मैनेज कर पाएं, हम टोटली निर्भर भी उनसे ना रहें और टोटली हम उनको टर्मिनेट भी नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी इकोनॉमीज के बेनिफिट के लिए चाइना के साथ डील करना चाहते हैं, बट अगेन हम अपने रिलेशंस को बिल्कुल टर्मिनेट नहीं करना चाहते। राइट, आप देख सकते हैं, सिंपली पुट, डी रिस्किंग इज टू मूव बिजनेस away from the areas that are considered risky in terms of returns.
राइट। सो रिस्की जो हो सकते हैं उसको हमने डी रिस्क करना है। जो हमारी डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा थी वो हम कम करने की कोशिश करेंगे और अपनी इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं, अगर हम कंटेक्स्ट ऑफ चाइना की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डी रिस्किंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज द रिडक्शन ऑफ द रिलायंस दैट इज डिपेंडेंस ऑन चाइना इन द इकोनॉमिक स्फीयर। सो इकोनॉमिक स्फीयर में जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना पे उसको हम कम करना चाह रहे हैं, राइट। सो जो उससे होगा क्या, जो भी हमारे पोटेंशियल रिस्क हैं ट्रेड से रिलेटेड एंड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स वो मैनेज हम कर सकें। सो दैट इज वाई वी वॉन्ट टू डी रिस्क द रिलेशंस अगेंस्ट चाइना बट वी डू नॉट वॉन्ट टू डीकपल इट। डीकपल का मतलब होता है टर्मिनेशन नहीं चाहते हैं, खत्म करना नहीं चाहते हैं, बट हम अपने रिलेशंस ऐसे मेंटेन करके रखना चाहते हैं जिससे जो लार्जर इकोनॉमीज हैं वो डी रिस्क हो जाए। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस इज डी रिस्किंग। डी कपलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू economic boycott. So in 2018, the US administration raised tariffs on China's aluminum and steel exports to improve the balance of trade with China, which resulted in a trade war. So recently आपने देखा ही है trade war हुई थी, right? So वो trade war क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर हमने terminations लगा दी थी, decouple करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है क्योंकि चाइना भी एक मेजर इकोनॉमी है। अब मेजर इकोनॉमी को अगर हम कट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे तो इवेंचुअली हमारे को ही इकोनॉमिक हार्म होगा। तो यहाँ पर हम डी कपल नहीं डी रिस्क करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी कि डी कपलिंग क्या होता है, डी रिस्किंग क्या होता है। अब हम G7 के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए G7 का समिट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिया यहाँ पर आपको एक मेंबर स्टेट की तरह नहीं बट एक इन्वाइटी की तरह आपको देखने को मिलता है। रिसेंट जितनी भी आपकी G7 की मीटिंग्स हुई हैं G7 में इंडिया को ज़रूर बुलाया जाता है एज अ गेस्ट, राइट। सो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो कौन सी हैं वो याद कर लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। सो दिस इज G7। G8 भी एग्जिस्ट करता था लेकिन यहाँ से रशिया को निकाल दिया गया है, तो दैट इज G8। अगर हम G20 की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इंडिया इज अ मेंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया इज ऑल्सो अ मेंबर। अगर आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो उस पर G20 पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया आप जज कर सकते हैं कि G20 का मेंबर होगा ही होगा। अर्जेंटीना, ब्राज़ील अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं तो आपको ब्राज़ील देखने को मिलता है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया। अगेन ये भूल जाते हैं हम, सऊदी अरेबिया भी एग्जिस्ट करता है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की भी एग्जिस्ट करता है। सो जो कंट्रीज आप भूल जाते हैं उसको आप प्लीज़ बार बार रीड करिए जिससे कि आपको डिस्टिंक्शन पता चले कि अगर हम G7 की बात करें, G20 की बात करें तो कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं। G20 एज अ ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंसी किसके पास है इस टाइम 2023 की, दैट इज इंडिया के पास। सो इसलिए G20 से रिलेटेड जितनी भी आपके पास की नुआंसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ग्रुप ऑफ 7। अब इसके ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू एन इनफॉर्मल मीटिंग। एक इनफॉर्मल मीटिंग की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा जिसमें फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान प्रेजेंट थे। जब कब की बात है ये, जब ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में। उसके बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी। इनफॉर्मल मीटिंग को ही एक्चुअली में एग्रेवेट किया गया है और आपको वहां से ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं G7 कंट्रीज के, राइट। सो कनाडा जॉइंड द ग्रुप इन 1976 और जो यूरोपियन यूनियन है बिगैन अटेंडिंग द मीटिंग्स इन 1977। अब इसको G8 कहा गया था जब ये रशिया को इंक्लूड किया गया था 1997 में, बट इसको एक्सपेल कर दिया गया है 2014 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेड किया था किसको, दैट इज क्रीमिया को। इसीलिए यहाँ पर रशिया को निकाल दिया गया था और रशिया वाज अ मेंबर ऑफ G8 फर्स्ट, नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू G7, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, दैट इज द ओरिजिन। अगर हम यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक आइडियल सेटअप रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, राइट।
सो अगर हम एनुअल मीट्स की बात करते हैं, ये एनुअली मीट करता है टू डिस्कस द इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो भी G7 कंट्रीज हैं उनका जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, या फिर जब हम ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनके बारे में ये एनुअल मीटिंग्स होती हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अपने पीसीएस या फिर अपने स्टेट एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो एज सच फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है ड्यूरिंग द एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। यहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होंगे, नॉन बाइंडिंग होगा। सो ये जो की टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको याद रखनी है। की फीचर्स अबाउट G7 यू हैव टू रिमेंबर। सो परमानेंट जो आपके यूरोपियन यूनियन है वो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है एनुअल मीटिंग्स में। प्लस यहाँ पर कोई भी आपका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लस यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी नॉन बाइंडिंग है। अगर हम G7 हिरोशिमा की बात करते हैं जो कि समिट 2023 है, सो आप देख सकते हैं दे मेट इन हिरोशिमा। इंडिया इज अ स्पेशल इनवाइटी टू दी समिट। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए स्पेशल इनवाइटी हमेशा ही रहता है इंडिया। पास्ट अगर हम 2-3 सालों की बात करते हैं तो इसीलिए इंडिया की इंटरेक्शन विद दी G7 बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। सो दिस इज about G7. Now what are the issues regarding this? देखिए जो G7 है it is still plagued by ideological divisions. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ideological divisions आपको देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रुपिंग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। सो ideological differences exist करती हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं another problem for this is managing the dual threat of रशिया एंड चाइना। अब रशिया एंड चाइना अगेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। प्लस अगर हम चाइना की बात करते हैं, एक राइजिंग पावर है जो कि एक्चुअली में कंटेंडर बन चुका है किसका, यूएसए का। सो यहाँ पर आपको अगेन टसल देखने को मिलती है, पावर टसल देखने को मिलती है बिटवीन द G7 कंट्रीज एंड ऑन द अदर हैंड दैट इज रशिया एंड चाइना, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द रीसेंट कॉम्प्लेक्स एंड अर्जेंट इशू रिक्वायर ग्रेटर इंक्लूसिव डिप्लोमेसी। सो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, फॉलो थ्रू मीटिंग्स होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर ये G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो वो अच्छे से मैनेज कर सके। अब इनएडिक्वेट फोकस ऑन एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। देखिए इसका मेन एम या प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट बिकम्स अ क्रूशियल पॉइंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अगर हम G7 की बात करते हैं तो इसका ज़्यादा फोकस आपको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पे देखने को नहीं मिलता है। प्लस अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, क्योंकि जो G7 कंट्रीज हैं दे आर दी डेवलप्ड नेशंस। अब अगर आपको पता है कि फंडिंग जो है वो फंडिंग के मैकेनिज्म्स में एक मैकेनिज्म ऐसा है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो G7 कंट्रीज में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में एज सच कोई बात नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सक्लूजन किया गया है दो बड़ी इकोनॉमीज का, इंडिया और चाइना। G7 में आपको ये दोनों मेंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं मेजर इकोनॉमीज, रादर आई वुड से मेजर पॉपुलेशन भी होल्ड कौन करता है, दैट इज चाइना एंड इंडिया। और दो मेजर इकोनॉमीज को ही G7 के ग्रुप में नहीं एंट्री मिली है। तो अगेन आप देख सकते हैं इट हैज बीन आउटडेटेड, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विद G7। नाउ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या वे अहेड है, देखिए क्योंकि इंडिया एक रेगुलर इनवाइटी बन चुका है G7 में, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कोलैबोरेशन विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकम वेरी क्रूशियल एंड इट एक्नॉलेजेस अस, इट प्रमोट्स अस कि हम यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट कुछ टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी अपना सके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना जो है वो इनवाइटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, G7 के अच्छे रिलेशंस हैं विद इंडिया और हम इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं टू काउंटर चाइना, राइट। सो इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ लिंक बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। देखिए रिसेंटली यहाँ पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंट विजिट पे गए हुए हैं, आपको देखने को मिला होगा जापान में भी गए, पपुआ न्यू गिनी में गए और उसके बाद अब आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर भी देखा गया है, पपुआ न्यू गिनी की बात भी करते हैं तो वहाँ पर भी यही कहा गया था कि इंडिया हमारा लीडर है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। देखिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की एक लाइन डिविजन आपको देखने को मिलता है
द डेवलप्ड नेशंस वर्सेस द डेवलपिंग नेशन, तो इंडिया एक लीडर की तरह उभरता हुआ दिख रहा है आपको ग्लोबल साउथ के लिए। और यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो एक इंटरलिंकेज बन सकता है ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में। सो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड दैट इज द डेवलपिंग नेशंस, उसके बीच में जो इंटरमीडिएटरी का रोल है वो कौन प्ले कर सकता है, दैट इज इंडिया। वाई? बिकॉज हमारे जो आइडियल्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सिमिलर हैं G7 कंट्रीज से, राइट? दैट इज वाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया एक अच्छा प्लेयर हो सकता है इन दी G7 कंट्रीज टू लिंक द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस with the developing nations, right? So India needs to be a part of any and every sustained effort to find solutions to solve the global challenges. अब we have the largest population, अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा population देखने को मिल रही है and that too अगर हम world GDP की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे bright spot पे आपको कौन सा country देखने को मिलता है, that is India. So अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं एक rising power की तरह आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई भी global challenge अगर हमारी countries के against देखने को मिलता है तो India can be a key player in that. Right? So these are the way ahead for India and G7. Right? So this was all about G7. G7 के बारे में जो भी organization है, जो भी nuances हैं, that you should know. Now we'll practice a MCQ regarding the G7. So आपको बताना है कौन सी correct statements है. It is an intergovernmental organization that was formed in 1975. Second, the bloc meets annually to discuss issues of common interest. Third है, the G7 countries are UK, Canada, France, Germany, इटली, जापान एंड यूएस। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और इज इट डी 1, 2 and 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए G7 ग्रुपिंग आपसे पूछ सकते हैं क्या है ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात है तो हम यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, एनुअली मीट करता है, प्लस यहाँ पर हम G7 कंट्रीज़ की बात करते हैं जो कि आपको ये देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई न्यूमोनिक बना सकते हैं G7 के लिए प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि और लोगों को भी पता चल जाए कि हम इन कंट्रीज़ को कैसे याद कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या बन जाता है, 1, 2 and 3 तीनों ही आपके करेक्ट हैं और आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट G7 और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज टू कंटेन चाइना इन द पैसिफिक ओशन एज वेल एज इन द इंडियन ओशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।